हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं विच इज़ ब्लॉक ऑन ब्लॉक। काफ़ी पॉपुलर सा कॉन्सेप्ट है। फ्रिक्शन में हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन से, तो किस तरह से इसको डील करेंगे सिस्टमेटिकली वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास एक 2 ब्लॉक सिस्टम है। ये 2 kg का ब्लॉक है और ये हमारा 1 kg का ब्लॉक, ठीक है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ओवर हियर इज 0.4, ठीक है। और ये जो हमारा सरफेस है, दिस सरफेस इज अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। अब हमें इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 kg वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इस 0.4 को और स्मूथ सरफेस को मैं हटा रहा हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा जगह बन पाए। तो मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया, दिस म्यू इज़ इक्वल टू हाउ मच, 0.4, ठीक है। तो इस पे मैंने फोर्स लगाया एक, लेट्स से द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज़ 1 न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन का एक हमने फोर्स लगाया यहाँ पे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम लोग सॉल्व करें, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा इन बिटवीन द ब्लॉक्स, एंड वी ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दीज 2 ब्लॉक्स, ठीक है। तो पहला बिट हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों ब्लॉक्स का। दूसरा बिट मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन फोर्स हमें निकालना है कि क्या होगा इसका इन बिटवीन द ब्लॉक्स। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पे, तो 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकता है। या तो इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगा, या तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये स्लिप कर जाएंगे। हम जानते हैं कि फ्रिक्शन का टेंडेंसी क्या होता है। फ्रिक्शन का टेंडेंसी होता है कि वो रिलेटिव मोशन को स्टॉप करे, रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करता है वो, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन एक्ट करके क्या करेगा कि 1 kg और 2 kg के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकने का काम करेगा वो, ठीक है। तो अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका, 2 केसेस हमारे पास, नो स्लिपिंग बिटवीन द 2 ब्लॉक्स एंड स्लिपिंग बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। NS मीन्स नो स्लिपिंग, S मीन्स स्लिपिंग, ठीक है। ध्यान रहेगा ये चीज़। तो आगे आते हैं इसमें, पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं दोनों ब्लॉक्स का। 1 kg ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो 1 kg पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, 1 न्यूटन का एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। डेफिनेटली दिस ब्लॉक हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव अलोंग द राइट साइड डायरेक्शन। ये जो 1 kg का हमारा ब्लॉक है उसको राइट साइड डायरेक्शन में मूव करने का टेंडेंसी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि अगर इसका टेंडेंसी है राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उस टेंडेंसी को अपोज करने का कोशिश करेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब 2 kg ब्लॉक पे अगर हम लोग देखें, तो 2 kg ब्लॉक पे एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर फ्रिक्शन फोर्स 1 kg पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो वो प्रोवाइड कौन कर रहा है, दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सरफेस ऑफ 2 kg ब्लॉक, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 kg ब्लॉक का जो सरफेस है जो कि कॉन्टैक्ट में है 2 kg ब्लॉक के साथ, वो भी एक फोर्स लगाएगा 2 kg वाले ब्लॉक पे, एंड दैट विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप इसके फ्री बॉडी डायग्राम को अगर हम लोग सेपरेट करके हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2 kg का जो ब्लॉक है उसका तो मोशन होना ही होना है, राइट, बिकॉज देर इज़ नो फोर्स विच कैन अपोज द मोशन ऑफ 2 kg इन दिस केस, ठीक है। तो 2 kg का तो मोशन होना ही होना है। अब अगर नो स्लिपिंग होता है, तो नो स्लिपिंग होने का मतलब ये हुआ कि 1 kg और 2 kg एक साथ मूव करे, और अगर स्लिपिंग हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करने लग जाए 1 kg और 2 kg। मतलब समझ लो कि 1 kg का कुछ और एक्सेलरेशन होगा और 2 kg का कुछ और एक्सेलरेशन होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकाल लें कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अवेलेबल फ्रिक्शन हियर। क्या हो जाएगा वो, म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स। हम जानते हैं ये वैल्यू, म्यू का वैल्यू कितना है 0.4, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना है। अब नॉर्मल फोर्स कौन से सरफेस से लेंगे हम लोग यहाँ पे, 1 kg ब्लॉक के ऊपर हमें फ्रिक्शन फोर्स देखना है ना। तुम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला सरफेस कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, जिस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसी सरफेस का नॉर्मल फोर्स भी देखना है हमें, वो सरफेस कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो नॉर्मल फोर्स बीइंग अप्लाइड बाय द सरफेस ऑफ 2 kg ओवर 1 kg, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ 1 kg। तो कितना आ जाएगा ये
1 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1 kg मास हो गया और g को हमने 10 ले लिया, कितना आ गया ये 4 न्यूटन के बराबर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हम देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो हमारा 1 से बड़ा है। इसका मतलब कि स्लिपिंग तो होना ही नहीं है इस केस में, ये तो काफ़ी ऑब्वियस सा केस हो गया। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं होगा, दैट मीन्स दिस केस इज़ सुइटेबल हियर। तो अब अगर इन दोनों के मोशन के बारे में बात करें, कोई स्लिपिंग नहीं है, मतलब दीज टू ब्लॉक्स विल बी मूविंग एज अ सिस्टम, ठीक है। 1 kg और 2 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, ये एक सिस्टम की तरह मूव करने लग जाएगा क्योंकि कोई स्लिपिंग नहीं होना है इन दोनों के बीच में। तो हम क्या बोलेंगे कि ओवरऑल मास हो गया 3 kg का और फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास। फोर्स का वैल्यू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई मास का वैल्यू 3, सो 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द आंसर। व्हाट अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स? अगर फ्रिक्शन फोर्स हमें कैलकुलेट करना हो इस केस में, तो इसके लिए हम लोग इस फ्री बॉडी डायग्राम का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 kg ब्लॉक के ऊपर बस फ्रिक्शन फोर्स ही एक्ट कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन टू 2 kg ब्लॉक। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, सो दिस कम्स एज इक्वल टू 2/3 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स का। अब आप देख सकते हो कि हमने लगाया था इस पर 1 न्यूटन का फोर्स, बट इसको ज़रूरत कितने का पड़ा इन ऑर्डर टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 2/3 न्यूटन ओनली। मतलब कि जितना हमने फोर्स लगाया उससे कम में ही काम बन गया। तो आप समझ लो कि फ्रिक्शन फोर्स इज़ अ स्टिंजी फोर्स, मतलब वो क्या करेगा कि बस उतना ही फोर्स प्रोवाइड करेगा, सरफेस मतलब उतना ही फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा जितना ज़रूरत हो इन ऑर्डर टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन। ज़रूरी नहीं है कि 1 न्यूटन फोर्स हमने लगाया तो 1 ही न्यूटन यहाँ पे भी लगे, ठीक है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि 2/3 न्यूटन से हमारा काम बन जा रहा है, उससे रिलेटिव मोशन रुक जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये जो 2/3 न्यूटन आया वो क्यों आया, ये छोटा वैल्यू है 1 न्यूटन से, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि अगर आप इस केस में देखो तो 2 kg का जो ब्लॉक है वो मोशन में है, अनलाइक इन अदर केसेस जब जितना फोर्स हमने लगाया सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना लगा के रोक देता है। तो वो किस केस में होता है नॉर्मली, जब ग्राउंड पे मोशन हो रहा होता है, मतलब व्हेन द सरफेस बिलो द ब्लॉक वुड नॉट बी मूविंग, इन दैट केस हम ये बोल सकते हैं कि जितना फोर्स हमने लगाया उतना ही फोर्स ग्राउंड ने लगा के उसको रोक दिया। बट यहाँ पे क्या है कि द सरफेस बिलो 1 kg ब्लॉक इज़ ऑल्सो मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन। तो इसीलिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन को मतलब कम फ्रिक्शन में ही हमारा काम बन जा रहा है, 1 न्यूटन से कम में ही काम बन जा रहा है। सो दिस केस वी हैव सीन ऑलरेडी। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर केस, ठीक है। ये तो 1 न्यूटन वाला केस हो गया। अब देखते हैं हम 5 न्यूटन का केस। अब 5 न्यूटन के केस में क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना ही रहेगा। मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि अब हम यहाँ पे 1 kg पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसे हमें समझना है कि इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा दोनों ब्लॉक्स का, पहला बिट। दूसरा बिट क्या है यहाँ पे कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा इन बिटवीन द ब्लॉक्स। ये दोनों चीज़ हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो फिर से 2 केसेस यहाँ पे बनता है, या तो स्लिपिंग नहीं होगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में या स्लिपिंग होगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हमने पहले ही निकाल रखा है विच इज़ 4 न्यूटन एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे चांसेस है कि स्लिपिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है। जनरली ग्राउंड वाले केस में जब एक ब्लॉक रहा करता था और ग्राउंड पे वो रखा जाता था, उस केस में हम ऐसा ही एजम्पशन लेते थे ना कि हाँ भाई अगर फोर्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, देयर विल बी मोशन बिटवीन ग्राउंड एंड द ब्लॉक, ठीक है, रिलेटिव मोशन बिटवीन ग्राउंड एंड द ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या है 5 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया है, तो चलो यही एजम्पशन ले लेते हैं कि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो जाएगा। इफ़ देयर विल बी अ स्लिपिंग इन बिटवीन द ब्लॉक्स, तो अगर हम इनका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो एफ बी डी विल बी वेरी सिमिलर टू द वन विच वी हैव ड्रॉन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। क्या बोल सकते हैं 2 kg पे फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। व्हाट अबाउट 1 kg? 1 kg पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, 1 न्यूटन का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अब अगर दोनों ब्लॉक्स के लिए हम लोग इक्वेशन लिखे 1 by 1, तो 1 kg के लिए क्या लिख सकते हैं, 5 न्यूटन ऑफ फोर्स इज एक्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो 5 minus friction force is equal to how much,
दैट कम्स आउट टू बी 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन A1 मान लेते हैं इसको। अब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमें क्या रखना है, हमने अजम्पशन लिया है कि दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स विल बी बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि μn के बराबर हो जाएगा। तो μn का वैल्यू तो हम जानते हैं यहाँ पे 4 के बराबर हो गया, तो A1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब 2 kg ब्लॉक पे आते हैं। 2 kg ब्लॉक के लिए क्या लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन विच इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई A2। अब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई A2। 4 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा ना अगर स्लिपिंग हो रहा है तो A2 का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब अगर देखो तो यहाँ पे मिसमैच ऑफ एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब जिस पे हमने फोर्स लगाया उसका एक्सेलरेशन कम आ रहा है और नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़्यादा आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचो कि अगर मान लो कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है इस तरह का, ठीक है, आपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को तेज़ी से खींचा, तो क्या ऐसा होगा कि नीचे वाला ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से भाग जाए? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन का मिसमैच हो रहा है यहाँ पे। मतलब अगर देखा जाए प्रैक्टिकली सोचा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़्यादा होना चाहिए था नीचे वाले ब्लॉक के एक्सेलरेशन से, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब हमने जो एजम्पशन लिया है दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, मिसमैच ऑफ एक्सेलरेशन के बेसिस पे हमने इसको बोला कि ये एजम्पशन रॉन्ग है, मतलब दोनों के बीच स्लिपिंग नहीं होगा। ठीक है, अब नो स्लिपिंग वाला कंडीशन पे आते हैं। अब नो स्लिपिंग वाला कंडीशन सही होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू चेक करेंगे। अगर स्लिपिंग नहीं है इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो उसका वैल्यू 4 या 4 से कम होना चाहिए। तो हम वो वाला केस चेक कर लेते हैं अभी। तो वी आर अज्यूमिंग नाउ दैट देयर इज़ नो स्लिपिंग बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। ठीक है, तो नो स्लिपिंग के केस में हम क्या बोल सकते हैं कि 2 ब्लॉक्स है हमारे पास, ऊपर वाले ब्लॉक पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया हमने। ठीक है, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ सिस्टम, क्योंकि कोई स्लिपिंग नहीं है दोनों के बीच में। फ्रिक्शन फोर्स विल बी एन इंटरनल फोर्स इन दिस केस। सो 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई A बोल सकते हैं ऐसा। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन आ गया इससे 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन, नो स्लिपिंग एजम्पशन मान के हमारा जो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकल के आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलो फ्रिक्शन फोर्स देख ले दोनों का, दोनों ब्लॉक्स के ऊपर में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन ही एक्ट करेगा यहाँ पे। तो नीचे वाले ब्लॉक का FBD हम लोगों ने देखा था पहले कि फ्रिक्शन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल था उसको मूव कराने के लिए। तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन 5/3। सो दिस इज इक्वल टू 10/3 न्यूटन। अब बताओ 10/3 बड़ा है या 4 बड़ा है? 4 था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड 10/3 यहाँ पे हम लोगों ने नो स्लिपिंग एजम्पशन मान के कैलकुलेट किया यहाँ पे। सो डेफिनेटली 10/3 इज लेसर देन 4, सो दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज करेक्ट बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स इज कमिंग आउट टू बी लेसर देन Fs मैक्स। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से छोटा आ रहा है ये फ्रिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एजम्पशन लिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, फ्रिक्शन फोर्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि हमने जो फोर्स लगाया है यहाँ पे 1 kg वाले ब्लॉक पे दैट इज़ ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, बट स्टिल हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रहा है इन बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली आप अगर क्वेश्चन में देखो कि फोर्स जो लगा हुआ है कोई बॉडी के ऊपर दैट इज़ ग्रेटर दैन Fs मैक्स, तो आप ऐसा अज्यूम कर लो कि दोनों के बीच में स्लिपिंग तो होगा ही। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन हो उसका रिक्वायरमेंट कम हो इन ऑर्डर टू स्टॉप द रिलेटिव स्लिपिंग, जैसा कि इस केस में आ रहा है। दो मैक्सिमम वैल्यू जो अवेलेबल था हमारे पास दैट वाज 4, लेकिन 3.33 न्यूटन विच इज़ 10/3 न्यूटन, सो 10/3 न्यूटन वॉज सफिशिएंट इनफ टू स्टॉप द रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इस केस में कोई भी स्लिपिंग नहीं हुआ इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब आप इसमें कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो। मैंने आपको सारा केसेस बता दिया है। तो अगर इसको मैं समराइज़ करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर स्लिपिंग वाला कंडीशन सक्सीड नहीं होता है, स्लिपिंग वाला कंडीशन सक्सीड नहीं होता, तो इसको एलिमिनेट कैसे किया जाएगा? मिसमैच ऑफ एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है,
जैसा हमने प्रीवियसली जो एजम्पशन लिया था तो उसमें क्या आ गया था, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन विच फोर्स वॉज बीइंग अप्लाइड, उसका एक्सेलरेशन कम आया था एज़ कम्पेयर टू द लोअर ब्लॉक, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मिसमैच ऑफ एक्सेलरेशन से हमने उसको एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा केस मैंने क्या बताया, नो स्लिपिंग वाला कंडीशन। अब ये नो स्लिपिंग वाला कंडीशन करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए हम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू चेक करेंगे, और अगर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इज़ कमिंग आउट टू बी लेसर देन एफ एस मैक्स, या फिर लेस देन इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग, लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, तो इसका मतलब स्लिपिंग नहीं होगा इन बिटवीन द ब्लॉक्स, ठीक है। अगर इन केस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ग्रेटर देन एफ एस मैक्स आ जाए, तो इसका मतलब जो हमने एजम्पशन लिया है दैट इज़ रॉन्ग। क्लियर है ये चीज़? तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप कुछ क्वेश्चंस इस पे ट्राई करें और देखें कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस और नॉट, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इन बुक्स कि वो बहुत ही रैंडम से तरीके से प्रोसीड करते हैं। सो दिस वे इफ़ यू प्रोसीड देन इन दैट केस you will be getting the answer of most of the questions that you will be seeing in any book. Okay, so अब तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और डील करेंगे, नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। सो बाय बाय।